डीजल बहुत ही हजार्डस फ्यूल है। डीजल को बाय कैसा भी करके आप बाय बाय करिए। मैं आपको ये बहुत नम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट से करूंगा, नहीं तो BS6 जैसा डीजल का भी हाल ऐसा ही होगा कि बस आप करते रहिए, हम इतना टैक्स बढ़ा देंगे कि आपको बेचना मुश्किल हो जाएगा। पिछले कुछ दिनों में YouTube पे काफी ज्यादा भगदड़ मच चुका है BS7 से रिलेटेड। BS7 SUV किलर, द एंड ऑफ डीजल इंजन, योर फेवरेट SUVs बैंड सून। तो क्या BS7 सच में हमारे लिए इतना ज्यादा खतरनाक है? क्या आप डीजल कार, डीजल इंजन के मजे नहीं ले पाएंगे आने वाले टाइम में? इन सारी चीजों का आपको जवाब मिल जाएगा आज की इस वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ। मैं निखिल तिवारी फ्रॉम वलंटर टीवी न्यूज। तो भारत स्टेज यानी कि BS1, BS2, BS3 ये सब है क्या? BS यानी कि भारत स्टेज, आखिर ये है क्या, आया कहां से? देखो, भारत स्टेज पूरी तरह से इंस्पायर्ड है यूरो नॉर्म। कॉपीड बोल लो भाई, कॉपीड ही बोल लो। ये कॉपीड है यूरो नॉर्म से। तो ये है क्या? तो ये मैं बताता हूँ। इसको जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा समय में बहुत ज्यादा पीछे। 1987 में यूरोप की काफी सारी कंट्री मिलकर ये डिसाइड करती है कि यूरोपियन कंट्री में जितनी भी गाड़ियां चलती है ना, उन सभी गाड़ियों का एक पॉल्यूशन करने का एक लिमिट होना चाहिए। मतलब कि वो 1 किलोमीटर में इतना ही पॉल्यूशन करनी चाहिए, जिसके अंदर की कार की जो एग्जॉस्ट से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोक्साइड, ये सब चीजों पे ध्यान रखा जाएगा। वो लोग सबसे ज्यादा फोकस रखते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड पे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हार्मफुल गैस है और ये एनवायरनमेंट के लिए भी काफी ज्यादा हार्मफुल है। इन सारी चीजों और इन सारे रूल को बनाते बनाते 1992 में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, जिसका नाम होता है यूरो स्टेज फर्स्ट। मतलब यूरो नॉर्म्स भी बोल सकते हो आप लोग। तो यूरो स्टेज 1 में पेट्रोल कार और डीजल कार दोनों का एक लिमिट रखा जाता है, जो कि 970 मिलीग्राम नाइट्रोजन ऑक्साइड पर किलोमीटर पे प्रोड्यूस कर सकती है। मतलब डीजल और पेट्रोल कार 917 NO2 यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड 1 किलोमीटर पे प्रोड्यूस कर सकती है। तो इसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है, काफी सारे कार मैन्युफैक्चरिंग पूरी लग गई अपनी मेहनत से। नॉर्म है, मिशन में उनकी गाड़ी अच्छी तरह से फुलफिल कर पाए, तो इसकी वजह से प्राइस भी गाड़ी का बढ़ गया था। और फिर जो गाड़ी इस चीज को फुलफिल नहीं कर पाती, ये नॉर्म्स को, ये मिशन को फुलफिल नहीं कर पाती, तो वो गाड़ी वहां पे बिक नहीं सकती थी। फिर 1996 में यूरोपियन गवर्नमेंट ने फिर से एक यूरो स्टेज 2 निकाला, जिसमें अंदर की पेट्रोल कार 500 मिलीग्राम नाइट्रोजन ऑक्साइड पर किलोमीटर प्रोड्यूस कर सकती है और डीजल कार 900 मिलीग्राम नाइट्रोजन ऑक्साइड पर किलोमीटर प्रोड्यूस कर सकती है। मतलब पेट्रोल कार को देखो तो ये सीधा आधा कर दिया गया भाई दूसरी बार में ही। और फिर इसके वजह से फिर से वही कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को फिर से दिक्कत, पर ये सब चीज सेटल हो गया। और यहाँ पे इंडिया में अभी ऐसा कोई भी रूल नहीं था। यहाँ पे ट्रक वाले पूरा धुआं निकालते हुए जा रहे हैं, गाड़ी से पूरा एकदम धुआं निकालते हुए जा रहे हैं। इसमें कोई इंडिया में कोई दिक्कत नहीं था। फिर से 2000 में यूरोप की काफी सारी कंट्री मिलकर फिर से नया नॉर्म बनाती है, जिसका नाम होता है यूरो स्टेज 3, जिसके अंदर की पेट्रोल कार 150 मिलीग्राम नाइट्रोजन ऑक्साइड पर किलोमीटर प्रोड्यूस कर सकती है और एक डीजल कार 500 मिलीग्राम पर किलोमीटर प्रोड्यूस कर सकती है। मतलब इस बार देखो तो भाई पेट्रोल को सीधा 1/3 कर दिया गया और डीजल भी काफी अच्छे हो गई थी, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो गई थी डीजल कार भी। अब तो ये सारी चीजों को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट भी सोची कि इंडिया में काफी सारे ट्रक पूरा धुआं निकालते हुए जा रहे हैं, ओमनी से लोग पूरा धुआं निकालते हुए जा रहे हैं, यहाँ पे व्हाइट ड्रेस भी काली पड़ जा रही है। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने भी लॉन्च कर दिया भारत स्टेज 2000, जो कि 2000 में ही लॉन्च किया था, इसलिए इसका नाम भारत स्टेज 2000 पड़ गया था। आप BS1 भी बोल सकते हो, BS बोल लो। तो इसके अंदर ये सेम होता है, मतलब ये एक तरह से रेप्लिका बोल सकते हो आप लोग। यूरो नॉर्म फर्स्ट या यूरो स्टेज फर्स्ट की रेप्लिका होती है, कॉपी भी बोल सकते हो। सेम जो उसके अंदर जो रूल था सेम इसके अंदर भी होता है। भारत स्टेज 1 के अंदर, भारत स्टेज 2000 के अंदर वही सेम रूल होता है जो यूरो स्टेज फर्स्ट के अंदर होता है। यहाँ पे इंडिया स्टेज 1 को इम्प्लीमेंट कर ही रहा होता है कि वहां यूरोप में 2005 में स्टेज 4 लॉन्च हो जाता है, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है 2005 के अंदर, जिसमें कि पेट्रोल कार को 150 से घटा के 80 मिलीग्राम पर किलोमीटर नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस कर सकती है। डीजल कार को 500 से घटा के हाफ कर दिया जाता है, यानी कि 250 मिलीग्राम नाइट्रोजन ऑक्साइड पर किलोमीटर डीजल कार प्रोड्यूस कर सकती है। तो वहां मस्त चल रहा था भाई सब चीज। फिर इंडिया में भी 2005 में BS2 लॉन्च होता है, जो कि वही सेम रेप्लिका कॉपीड थी यूरो नॉर्म से, यूरो स्टेज 2 की। और यहाँ पे इंडिया काफी ज्यादा पीछे चल रही थी यूरोप से, अगर देखा जाए ना। स्टेज 5 में चल रहा है और इंडिया अभी स्टेज 2 में चल रहा है। अभी भी यूरोप की गवर्नमेंट अभी शांत नहीं बैठने वाली थी। वो लोगों ने फिर से 2009 में स्टेज 5 को लॉन्च किया, यूरो स्टेज 5, जिसके अंदर की
पेट्रोल कार का सेम था 80 मिलीग्राम, पर डीजल कार को 250 से घटा के 180 मिलीग्राम कर दिया गया नाइट्रोजन ऑक्साइड पर किलोमीटर। मतलब सोच रहे हो भाई कितना ज्यादा वहां पे कम हो गया है। शुरुआत में अगर आप देखो शुरू में तो फिर 970 मिलीग्राम नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि NO2 को घटाकर सीधा 180 लेकर आ गया डीजल पे, और पेट्रोल का 80। मतलब देखो शुरुआत में कितना, उस टाइम पे कितना मतलब गाड़ियां पॉल्यूशन करती होगी, अब काफी ज्यादा कम हो गया। ये सारे चीज यूरोप में हो रहा था, और यहाँ पे इंडिया में 2010 में VS3 लॉन्च होता है, जिसके अंदर की सेम वही रेप्लिका वही कॉपीड होते हैं यूरो स्टेज थर्ड की। अभी भी इंडिया काफी ज्यादा पीछे चल रहा था यूरो नॉर्म से, पर यूरोपियन कंट्री अभी भी कहाँ शांत बैठने वाली थी भाई। 2014 में फिर से लोग इंट्रोड्यूस करते हैं ये यूरो स्टेज 6 को, जिसके अंदर की पेट्रोल कार 60 मिलीग्राम नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी पर किलोमीटर, और डीजल कार 80 मिलीग्राम नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी पर किलोमीटर। भाई देख सकते हो मतलब कितना ज्यादा तो कम हो गया भाई, पूरा वहां यूरोप में पूरा ग्रीनरी छा गया होगा। और अभी इंडिया 2017 में BS4 को लॉन्च करता है, क्योंकि वही यूरो नॉर्म से यूरो स्टेज 4 की कॉपी होती है, रेप्लिका होती है। अभी भी इंडिया यूरो नॉर्म से काफी ज्यादा पीछे चल रहा था, उनकी एमिशन से काफी ज्यादा पीछे चल रहा था। इंडियन गवर्नमेंट ये सोचती है ना कि हम BS5 को लॉन्च ही नहीं करते, इसको स्किप कर देते हैं, सीधा सीधा BS6 लॉन्च करते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट BS5 को ना लॉन्च करके सीधा सीधा BS6 को लॉन्च करती है, क्योंकि वो लोग पहले ही काफी ज्यादा पीछे चल रहे थे, तो वो लॉन्च करते तो और ज्यादा पीछे ही रहते, हमेशा पीछे ही रहते। 2020 में BS6 को लॉन्च करती है। यूरो स्टेज 6 के सेम था, जो भी उसके अंदर रूल था वही रूल इसके अंदर भी सब सेम था। तो 2 सालों के बाद यानी कि 2023 में BS का चैप्टर 2 लाया जाता है, जैसे KGF चैप्टर 2 था ना, कुछ वैसा ही BS6 फेज 2 लाया जाता है, जिसके अंदर की RDE रूल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। RDE मतलब रियल ड्राइविंग एमिशंस, जिसमें कि पहले जो गाड़ियां होती थी ना वो लेबोरेटरी में टेस्ट होती थी, उसका एमिशन स्कोर करते थे वहां पे, मतलब लेबोरेटरी के अंदर अच्छा खासा एमिशन दे रही है गाड़ी और बाहर आने में पूरा काला धुआं फैला रही है। तो इसके वजह से इंडियन गवर्नमेंट सोचती है कि वो हम जो रियल लाइफ कंडीशन टेस्ट होता है ना, वो रोड पे हम उस गाड़ी को टेस्ट करेंगे, तो उसके लिए उन लोगों ने पीछे में उसके एग्जॉस्ट पाइप में कुछ इक्विपमेंट लगा देते हैं और फिर उससे टेस्ट करते हैं। यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट थोड़ी सी खुद के दिमाग लगाई, सिग्मा निकलती है, और फिर इसके वजह से कंपनी को और भी ज़्यादा थोड़ा दिक्कत हुई, मुश्किल हुई, क्योंकि अब भाई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका था रूल BS6 फेज 2 में। पर यार यूरोपियन कंट्री अभी भी कहाँ ही शांत बैठने वाली थी भाई, अभी भी वापस से वो लोग यूरो स्टेज 7 को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसके अंदर कि उन्होंने 6000 पेज का अमेंडमेंट बनाया था। मतलब सोच सकते हो 6000 पेज का, मतलब गाड़ी बनाने से पहले पूरा 6000 पेज पढ़ो, उसके बाद फिर उसको बनाओ, जिसके अंदर की ये लोग चाहते थे कि पेट्रोल कार 60 मिलीग्राम NO2 यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड पर किलोमीटर प्रोड्यूस करे, और डीजल कार भी 60 ही मिलीग्राम नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस करे पर किलोमीटर पे। और ये लोग चाहते थे कि उसके अंदर RDE आ जाए, यानी कि रियल ड्राइविंग एमिशन, जो कि मैंने अभी बताया, जो इंडिया के अंदर पहले आ चुका है BS6 फेज 2 के अंदर। और ये लोग चाहते थे कि इनकी कंट्री में जितनी भी गाड़ियां है ना, सबके अंदर केमिकल कैटालिटिक कन्वर्टर आ जाए, जिसमें कि होता क्या है ना कि देखो उसके अंदर एक केमिकल होता है जो कि बेसिकली पॉल्यूशन को मतलब कम करता है, मतलब उसमें कुछ रिएक्ट करके उस पॉल्यूशन को कम करता है। ज्यादा हम लोग टेक्निकली नहीं जाएंगे, लेकिन इसमें भी एक दिक्कत था, जो केमिकल है ना वो अच्छा से काम करता है जब वो 400 डिग्री सेल्सियस पे उसका मतलब टेम्परेचर पहुंच जाए। मतलब सोच सकते हो 400 डिग्री भाई, उसके लिए तो भाई ऑब्वियस सी बात है एक हीटर लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक बंद गाड़ी भाई 400 डिग्री टेम्परेचर नहीं भाई गेन कर सकती, तो उसके लिए एक हीटर लगाना पड़ेगा। और भाई हीटर लगाने के लिए चाहिए मोर एनर्जी इक्वल टू मोर फ्यूल इक्वल टू लो माइलेज इक्वल टू मोर प्राइस। भाई मतलब कि भाई देखो इससे बहुत ऐसे दिक्कत हो गया। पहला बात कि आपकी गाड़ी माइलेज कम देगी, क्योंकि उस हीटर चलाने के लिए भाई पावर चाहिए, ज़्यादा पावर चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और फिर आपका गाड़ी ज़्यादा एनर्जी यूज़ करेगा तो ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगा, और ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगा तो फिर ज़्यादा फिर पैसा लगेगा भाई फ्यूल डलवाने में, और ऊपर से भाई गाड़ी महंगी भी हो जाएगी, क्योंकि हीटर भाई आपका गाड़ी के नीचे लगा आ रहा है भाई, उसके लिए तो भाई पूरा पावरफुल हीटर लगेगा ना, जो 400 डिग्री सेल्सियस तक आपकी केमिकल को गर्म कर सके, जो कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर जो केमिकल आएगी उसको गर्म कर सके, तो उसके लिए भाई पैसा लगेगा, मतलब गाड़ी का प्राइस बढ़ेगा और ज्यादा, उसका माइलेज बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाएगा। और ये लोग चाहते थे कि गाड़ी के जो टायर है ना, जब टायर जब घूमती है फुल, जब स्पीड में जब टायर आपकी घूमती है ना, तो उसमें से छोटा छोटा एक पार्टिकल निकलते रहता है काला काला, जो कि नेक्ड आई से हम लोग को नहीं दिखता। उस चीज को भी ये लोग कम करने को बोल रहे थे, क्योंकि वो चीज एयर में जाने के बाद बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है, जो कि सही बात है। और फिर ब्रेक के अंदर जो डस्ट पार्टिकल निकलता है ना, डस्ट पार्टिकल जो ब्रेक से निकलता है, वो भी हमारे एयर में मिक्स होकर पूरा मतलब इन्वायरमेंट को गंदा करता है, बहुत ज्यादा नुकसान फैलाता है इन्वायरमेंट को। तो वो लोग चाहते थे कि इस चीज को भी चाहते हैं और चाहते थे भी कि इस चीज को भी कंपनी उस चीज पे थोड़ा काम करे और इस चीज को भी कम करे। पर भाई यहाँ पे एक चीज को ध्यान देना, ये इसका टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं है कि ये चीज को कम कैसे किया जाए, और कौन मतलब कंपनी भी नहीं जानती इस चीज को कैसे कम करना है, और ये लोग खुद भी नहीं जानते इस चीज को कम कैसे करना है।
और फिर ये लोग चाहते थे कि जहां जहां पे आपकी गाड़ी में एनर्जी यूज होती है ना, गैस निकलती है, मतलब वो बैक साइलेंसर एग्जॉस्ट बोल लो, एग्जॉस्ट में, और फिर जहां जहां पे एनर्जी आपकी गाड़ी में यूज होती है वहां पे एक सेंसर लगाओ, जो कि आपकी गाड़ी जैसी पॉल्यूशन लेवल, मतलब एम्बिशन जैसी बढ़े, पॉल्यूशन लेवल जैसे आप गाड़ी के बढ़े, वैसे ही आपकी गाड़ी को रोक के आपको गाड़ी से बाहर फेंक दिया जाए, मतलब कि आपकी गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा, आप गाड़ी उसको नहीं चला सकते। पर इन सारी चीजों को जैसे वो इम्प्लीमेंट करने जाते हैं ना, वैसे ही भाई वहाँ की जितनी भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, जितने बहुत सारे जो लोग थे, वो लोग पूरा प्रोटेस्ट पे उतर जाते हैं, पूरा दंगा फसाद करने लगते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने लगते हैं कि नहीं ये रूल नहीं आना चाहिए, क्योंकि भाई इसकी वजह से गाड़ी की काफी ज्यादा प्राइस बढ़ जाती, और भाई लोगों के पास टेक्नोलॉजी भी नहीं थी उस टाइम पे, कंपनी के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो लोग ये सब रूल को फुलफिल, मतलब ये सब एम्बिशन को फुलफिल कर पाए। तो इन सारी चीजों को देखते हुए वहाँ की जो गवर्नमेंट थी ना यूरोप की, उन्होंने इसमें कुछ चेंजेस किए, जिसमें कि जो डीजल गाड़ी थी ना उसको 80 मिलीग्राम कर दिया गया नाइट्रोजन ऑक्साइड, बस उसको डीजल इंजन को बस 60 से 80 कर दिया गया। भाई सारा रूल जो भी था वो सब सेम ही था, सेम एमिशन था, कुछ चीज को भी चेंज नहीं किया गया। और भाई गाड़ी की प्राइस बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है गाड़ी का डिमांड भी कम हो जाएगा, लोग लेना ज्यादा पसंद नहीं करेंगे जिनका लोअर इनकम होगा। तो आप लोग बोलोगे कि ये सब चीज तो यूरोप में चल रहा है ना, तो हमें क्यों टेंशन लेना इस बारे में। तो देखो पिछले साल ही हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है ना, यानी कि नितिन गडकरी जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया सारी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को कि आप लोग भी BS7 के लिए तैयारी कर ले, इसे कभी भी अप्लाई कर दिया जा सकता है, मतलब कि इसे कभी भी इंप्लीमेंट कर दिया जा सकता है। देखो अब डरने वाली यहाँ पे ये बात है ना, जो यूरोप में जो रूल होता है ना, जो नॉर्म्स होता है, जो एमिशंस होता है, वो सेम रूल सेम नॉर्म्स इंडिया में भी सेम टू सेम वही अप्लाई कर दिया जाता है, बस थोड़ा बहुत भी चेंज नहीं होता भाई। बस पिछले बार BS6 फेज 2 में चेंज हुआ, बाकी सारे रूल सब सेम ही। वैसे भाई गाड़ी की प्राइस बढ़ जाएगी, गवर्नमेंट है ना वो आम जनता की बात सुनती है, पर इंडिया में जो गवर्नमेंट है ना एक बार अनाउंस कर दी कि हाँ हमारे यहाँ BS7 लॉन्च होने वाला है, तो बस लॉन्च होने वाला है भाई, उसके ऊपर भाई कोई मतलब कि जो इंडिया के आम आदमी उनके बारे में कोई नहीं सोचने वाला, कस्टमर के बारे में कोई सोचने वाला नहीं है, क्योंकि एक बार गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया BS7 के बारे में, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी बना देगी जैसे तैसे करके, और उसके बाद उसकी प्राइस बढ़ जाएगी भाई। वो लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख तक कार की प्राइस इंक्रीज हो सकती है, मतलब एवरेज आप लोग 2 लाख लेके चलो, गाड़ी की प्राइस इंक्रीज हो सकती है। बाहरी कंट्री में गवर्नमेंट कस्टमर को बहुत सारी चीजों में छूट देती है, अगर आपकी गाड़ी कम अगर पॉल्यूशन करती है ना, अगर आपकी गाड़ी हमारे नॉर्म्स को अगर फुलफिल करती है तो आपको बहुत सारी चीजों में छूट दिया जाता है बाहरी कंट्री में कस्टमर लोगों को, जैसे कि RTO चार्जेस में बहुत ज्यादा छूट दिया जाता है, टोल टैक्स में दिया जाता है, बहुत कुछ, जिसकी वजह से कस्टमर को गाड़ी वहाँ पे काफी ज्यादा सस्ता मिल जाता है। और इंडिया में बस गवर्नमेंट बोल देती है कि हाँ गाड़ी ये लॉन्च होने वाले, BS7 लॉन्च होने वाले, ये रूल आने वाला है, और उसके बाद भाई कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे RTO चार्जेस वगैरह कहीं पे कुछ आपको डिस्काउंट नहीं मिलने वाला, कहीं पे कुछ कम नहीं होने वाला। और भाई आप लोग खुद ही देख लो ना, पिछले कुछ सालों में भाई गाड़ी की 10% कर करके इतने ज्यादा प्राइस इंक्रीज हो गई कि ऑलमोस्ट हर एक गाड़ी की प्राइस डबल हो चुकी है पिछले कुछ सालों में। और इंडिया में आप जाओ गाड़ी लेने, मिडिल क्लास भाई जाता है गाड़ी लेने, तो भाई इसका RTO चार्जेस इतना ज्यादा, GST, ऊपर से भाई टोल टैक्स, रोड टैक्स, ये वो भाई देते देते भाई लोग कमर टूट जाती है भाई गाड़ी लेने में। और ऊपर से BS7 आने के बाद आपका समझ जाओ 2 लाख और बढ़ जाए गाड़ी। भाई देखो जो लोग ठीक ठाक भाई जो हायर इनकम जो जनरेट कर लेते हैं ना, उनके लिए तो ठीक भी है भाई, 40-50 लाख कमा लो, गाड़ी ले रहे हैं तो 2 लाख बढ़ गया तो हाँ थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, पर उतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ठीक है 2 लाख ही बढ़ रहा है और क्या। और जो लोग 50-60 लाख की गाड़ी ले रहे हैं वो 2 लाख के लिए उतना सोचेंगे नहीं, पर जो लोग का लोअर इनकम है ना, जो लोग 5 लाख की गाड़ी लेने वाले हैं, उनकी गाड़ी भाई सीधा 7 लाख की हो जाएगी भाई, 2 लाख सीधा बढ़ जाएगा भाई। वो लोग कहाँ से ले पाएंगे यार गाड़ी, आप लोग खुद ही सोचो एक बार। भाई बीच में बच जाएगा तो कस्टमर, जो लोग भाई लोअर इनकम जनरेट करते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाला है, ठीक है। और इससे बड़ा दिक्कत ये है कि जो भी डीजल इंजन है ना, बड़े बड़े जो अच्छे से डीजल इंजन है, नेचुरल स्प्रेटेड पेट्रोल इंजन है ना, ये सब शायद नहीं बचने वाली भाई। देखो जो भी डीजल इंजन है उनको बचाने के लिए या फिर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी उसके अंदर डालना पड़ेगा, जो कि भाई टोयोटा कर ही रही है अपनी इनोवा के साथ। इनोवा जो नया लॉन्च की थी हाई क्रॉस, उसके साथ भी हो गया है। और भाई पेट्रोल गाड़ी है ना, उसके अंदर आपको टर्बो इंजन डालना पड़ेगा कि उसका एमिशन थोड़ा कम हो जाए, तो उनके सेल्स या डिमांड में भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ेगा भाई। गाड़ी की प्राइस बहुत ज्यादा हाई चली जाएगी, मतलब 2 लाख समझ जाओ बढ़ जाएगा सीधा सीधा। और भाई बाकी टैक्स वगैरह तुम जानते ही हो। और भाई बहुत सारी कार का तो भाई फ्यूचर दिख ही नहीं रहा, बहुत सारी कार का भाई फ्यूचर बहुत ज्यादा मुश्किल है, मतलब फ्यूचर में मिलेगी। जो भी अभी अच्छी अच्छी कार है जैसे कि फॉर्च्यूनर का डीजल इंजन वगैरह देख लो, सफारी का डीजल इंजन देख लो, और फिर स्कॉर्पियो देख लो भाई। स्कॉर्पियो जो नॉर्मल क्लासिक है ना, स्कॉर्पियो क्लासिक भाई वो बचने वाला नहीं है शायद मेरे हिसाब से। तो हाँ ये बात सच्ची है कि BS7 आने के बाद डीजल कार खतरे में पड़ने वाली है, डीजल इंजन जो भी है वो खतरे में पड़ने वाली है। बाकी देखा जाएगा आने वाले टाइम में क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में यही था, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।